नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे और जिसमें हम पार्ट 4 पे आते हैं, जिसमें हिटलर ने किस तरह से पोलैंड पर आक्रमण किया था और अमेरिका ने किस तरह से दूसरे विश्व युद्ध में अपनी एंट्री मारी थी। आइए हम पढ़ते हैं आगे। देखते होगे फॉक्सवैगन, ठीक है, इसी परियोजना की देन थी। विदेश नीति के मोर्चों पर भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1930 यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया, जरा उसके बारे में थोड़ा देख ले। पोस्टर में घोषणा, आपकी फॉक्सवैगन। इन पोस्टरों के जरिए यह एहसास कराने की कोशिश की जाती थी कि अब आम मजदूर भी कार खरीद सकता है। ठीक है, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिली। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस से पल्ला झाड़ लिया, यानी नाता अपना तोड़ लिया उसे। 1929 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया, जो कि छीन लिया गया था वर्साई की संधि के तहत। और एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में, यानी एक जन एक साम्राज्य एक नेता, ये नीति थी हिटलर की, के नारे की आड़ में 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। किसने? हिटलर ने। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटनलैंड प्रांत पर कब्जा किया। जहाँ के लोग जर्मनी बोलते थे उस हिस्से को कब्जा कर लिया चेकोस्लोवाकिया का, और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया बाद में। इस दौरान उसने इंग्लैंड का भी खामोश समर्थन मिल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई थी। घरेलू और विदेशी मतलब इंग्लैंड ने विरोध कोई नहीं किया। ठीक है, घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिली इन कामयाबियों से ऐसा लगता है कि देश की नीयत अब पलटने वाली है। तो कैसे पलटी भी, ये भी देखेंगे अभी। ये है भैया चित्र यूरोप का उस जमाने का, जो बृहत्तर जर्मनी, यहाँ पे टेबल दी गई है जिसमें लिखा है बृहत्तर जर्मनी, यानी बढ़ा हुआ जर्मनी। पहले छोटा था, फिर उसने यहाँ देखो लिथुआनिया तक बढ़ते बढ़ते आ गया था। बाद में पोलैंड पर भी हमला कर दिया था, हालांकि अभी देखेंगे। इधर है ऑस्ट्रिया, इसको मिला लिया था, और ये फ्रांस है, इसका इधर वाला हिस्सा जो हमने देखा कि वो भी कब्जा कर लिया था इन्होंने। और चेकोस्लोवाकिया तो कब्जा कर ही लिया था। इधर है स्लोवाकिया, हंगरी। तो ये सब वीडियो पॉज करके देख लेना, किस किस रंग में कौन कौन से देश दिए गए हैं। धुरी शक्तियों को मदद करने वाले देश ये हैं, और इटली और उसका इलाका जो है वो ये है, इटली ग्रीन यहाँ पे देख रहे हो। तटस्थ देश बैंगनी कलर के हैं, स्वीडन, ये इनको किसी से मतलब नहीं है, लड़ाई झगड़े से दूर ही रहे पूरा। आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब दूर रहे थे। स्विट्जरलैंड भी दूर रहा था। ध्यान रखना भैया, स्विट्जरलैंड जो है कभी भी 2 विश्व युद्ध हुए और तटस्थ रहा, उसने कहा हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो नाजी सत्ता का विस्तार यूरोप 1942 का ये चित्र है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। साख्त ने हिटलर को सलाह दी, यानी जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने, कि सेना और हथियारों पर पैसा ज़्यादा खर्च ना किया जाए, क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाजी जर्मनी में एहतियात बंद पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। तो सबसे पहला अगर कहा जाए कि कोई बड़ा हमला जो किया था उसने, वो पोलैंड पर कब्जा किया था। ठीक है, अगर किसी देश को जीता था बड़े से, तो मतलब जो है को कब्जे में कर लिया था। पोलैंड बेचारा छोटा सा देश था, और वैसे भी रसिया के द्वारा उसके युद्ध होते रहते थे, तो इतनी ताकत तो थी नहीं कि सामना कर पाता इसका जो है जर्मनी का। कब्जा कर लिया, हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। यानी अभी तक तो इंग्लैंड और फ्रांस चुप थे, लेकिन जब उसने पोलैंड पर हमला कर दिया तब इनके कान खड़े हुए इंग्लैंड और फ्रांस के। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए 1940 में। इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित किया।
पूर्वी जर्मनी उसी में यूरोप भी आता है, और आगे देखेंगे कि कैसे भैया क्या हुआ उनका हाल। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था, यानी लिविंग स्पेस के बारे में। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। कब किया था? जून 1941 में रशिया पर हमला कर दिया भैया। इतना भारी भरकम बड़ा देश, और जहाँ भीषण ठंड पड़ती है, ठीक है, ये अंदाज़ा था नहीं हिटलर को। तो जो बेचारे करते क्या रशिया वाले, उन्होंने कहा आने दो इसको, और वो पीछे हटते गए, पीछे हटते गए, ठीक है। उनको पता था पीछे और हटेंगे तो -40 डिग्री तक वहाँ जाड़ा पड़ता है ठंड में। हालत ख़राब हो गई थी जर्मन सेना की। तो जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनी को नाको चने चबवा रही थी। यानी कमज़ोर तो थी नहीं भैया उसकी सेना, ठीक है। रेड आर्मी जर्मनों को नाको चने चबा रही थी। सोवियत लाल सेना यानी रेड आर्मी ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि बस अब खात्मा तुम्हारा यहीं से शुरू। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया, और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को दोबारा नहीं झेलना चाहता था। यानी अमेरिका कहता था कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसमें तो हमारी ये हालत खस्ता हो गई, तो अब हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन वह लंबे समय तक इस युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया था। किसने? जापान ने। कौन थे वहाँ के तानाशाह? हिरोहितो, ठीक है। और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी जापान ने। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर एक अमेरिकी बंदरगाह, पर्ल हार्बर जो है ये एक अमेरिकी बंदरगाह है, इस पर एक मूवी भी बनी है, हॉलीवुड मूवी, तो उस पर हमला कर दिया, पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया। दरअसल कहानी ये थी कि जापानियों को अमेरिका ने, देखो हुआ ये था कि ये ब्रिटेन और फ्रांस ये सब चाहते थे कि आओ तुम भी लड़ो मतलब जर्मनी के साथ में, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम नुकसान हुआ था, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे। तो उसने किया ये कि यूएसए से दूर ओहाउ द्वीप के पास में, ठीक है, नॉर्दर्न हवाई के पास में एक पर्ल हार्बर नामक बंदरगाह, वहाँ पर इन्होंने थोड़ी अपनी सेना इकट्ठी कर दी थी। किसने? यूएसए ने, अमेरिका ने, कि भैया अगर मान लो कोई दूसरा देश, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, अगर हमला करे अमेरिका पर तो पीछे से हम उसको कवर अप तो कर सकें। इसलिए अपनी थोड़ी सेना, 7 पानी के बड़े जहाज, 200 फाइटर प्लेन्स, 200 लड़ाकू विमान अपने तैनात कर रखे थे। जापानियों ने क्या किया कि जाके उसके ऊपर बमबारी कर दी, पर्ल हार्बर के ऊपर। तो ये बात जब अमेरिका को पता चली, यूएसए को, तो उसने कहा अच्छा, तब वो विश्व युद्ध में कूदा। और तब तक परमाणु बम बना नहीं था, ठीक है। फिर बाद में परमाणु बम बन गया। उनके वैज्ञानिकों ने भैया दिन रात मेहनत करके बना लिया हथियार, और कहा अब निपटते हैं तुमसे। और वही नतीजा हुआ कि उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए और विश्व युद्ध दूसरा ख़त्म हुआ था। तो ये कहानी थी। खैर आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कभी विस्तार से। तो और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। कौन सा युद्ध? विश्व युद्ध। पहला जो परमाणु बम गिराया गया हिरोशिमा पर, वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और 3 दिन बाद अमेरिका कह रहा था सरेंडर कर दो, और ये कह रहे थे हम नहीं सरेंडर करेंगे। 9 अगस्त को अमेरिका ने दूसरा गिरा दिया। 9 अगस्त 3 दिन बाद ही हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। तो उसने सरेंडर कर दिया और विश्व युद्ध खत्म हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के इस संक्षिप्त ब्यौरे के बाद अब हम एक बार फिर हेलमुट और उसके पिता की कहानी पर वापस लौटते हैं। इस युद्ध के दौरान नाज़ी जुल्मों की कहानी है। ये यहाँ पे चित्र दिए गए भारतीय समाचार पत्रों के जर्मनी के हालात पर। हालांकि उस समय भारत तो आज़ाद, तो स्वतंत्रता तो मिली नहीं थी,
तो जो ब्रिटेन चाहता था वही हमें करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो इंग्लिश अखबार छपते थे उसकी ये हैं, जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो हिटलर रिपोर्टेड डेड, ठीक है। वो बंकर में जाके कनपट्टी पे अपने गोली मार ली थी अपनी गर्लफ्रेंड, उसकी जो वाइफ थी ईवा ब्राउन के साथ में, जॉइंट सुसाइड कर लिया था, क्योंकि उसको लगा कि सब लोग मिलके हमला करके मारेंगे बहुत बुरी तरीके से। तो अब नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, इसके बारे में जानते हैं। नाज़ियों ने जो अपराध किए वे खास तरह की मूल्य मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नज़रिए में ब्लांड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया था। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। और इन्होंने कहा क्या था कि भैया प्रकृति में वो लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे जो वर्तमान समय के थपेड़ों से, तूफानों से लड़ेंगे, ठीक है, और उनका मुकाबला करेंगे। सिर्फ वे ही पेड़ पौधे और प्रकृति में चीज़ें जीवित रह पाएंगी और बाकी सब उड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कुल मिलाकर यही कहना था इनका। तो बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट दिया, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। किसने? हर्बर्ट स्पेंसर ने, जो अभी हमने बताया आपको कि जो सबसे योग्य है वही बचेगा, जिंदा बचेगा। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसने इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी। जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएंगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू लेवेनस्त्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणा से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है। इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाके में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। यहाँ पर एक वक्तव्य दिया गया है, यह पृथ्वी न तो किसी को हिस्से में मिली है और न ही तोहफे में। नियत ने यह उन्हें सौंपी है जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है, जिसके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है। इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। हिटलर की बुक है सीक्रेट बुक, ठीक है, उसका ये वक्तव्य है। अब जो नॉर्डिक जर्मन आर्य का मतलब क्या हुआ कि आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा है। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लांड, नीली आंखों और सुनहरे वाले जो लोग थे उनको ब्लांड कहा जाता था। तो पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि सारे जर्मन को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बना, यानी उसको जो है हमला करके मिला लिया था। नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने विस्तारित जर्मन
साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नागरिक आर्यों का समाज बनना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे। केवल यही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। समझ रहे हो भैया? यहाँ पर एक चित्र दिया गया पुलिस के पहरे में ऑशविट्स भेजे जा रहे जिप्सी 1943-44 का एक चित्र है। केवल यहूदी ही नहीं जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इसके अलावा भी कई नस्लें थीं जिन्हें जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थीं। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों को पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों से वे गुलामों की तरह काम करने पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए। यानी इतना काम करा लिया जाता था और खाने को मिलता नहीं था तो वो मर गए। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटा यानी दबड़ा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार